हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर नवीन और हम कर रहे हैं 12th सीबीएसई के इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फर्स्ट चैप्टर में हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसी सीरीज में आज हमारा अगला टॉपिक आने वाला है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का, कि आजादी की वो शाम जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा दिखाई देता था या क्या क्या फीचर थे उस इंडस्ट्रियल सेक्टर के। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझ लेना है कि यहां पर लिखा गया है कि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म टू डिस्क्राइब इन, किसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है कि सिस्टमैटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इस बात को बताता है। दोबारा समझिएगा, सिस्टमैटिक तरीके से जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया वही इस टर्म को बखूबी बताती है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का इंडस्ट्रियल सेक्टर देखना चाहते हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री सेक्टर डी इंडस्ट्रियलाइजेट हो गया था। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की झलक को दिखाता है। क्या दो तरीके थे जिससे ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? पहला था डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। हमारा जो वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, जो हम खुद बनाते थे इंडिया में, जो फेमस था वर्ल्ड वाइड लेवल पर, उसका डिके मतलब उसको खत्म कर दिया गया, उसमें कमी आ गई, उसको रोक दिया गया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप किसी भी मीन्स में इसको लेकर चल सकते हैं, तो इसको डिके कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सेकंड जो और किया कैसे, ऑइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से एक कुछ ऐसी टैरिफ पॉलिसी लाई गई थी, जो टैरिफ पॉलिसी मैंने आपको शायद बताई भी है कि इंपोर्ट पर फ्री और एक्सपोर्ट भी फ्री ड्यूटी, और इंपोर्ट अपना वो फ्री भेजते थे, हमारा एक्सपोर्ट भी यहां पर फ्री हैवी ड्यूटी के साथ भेजने लग गए थे। तो इनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी। सेकंड जो पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो है ब्लीक ग्रोथ, जिसको स्लो ग्रोथ बोलते हैं। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बड़े लेवल पर पैसा नहीं था, इन्वेस्टर्स नहीं थे, तो बड़ी और मॉडर्न इंडस्ट्रियां तो लग नहीं सकती थी, और ना लगने का कारण था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक ये बड़ा कारण था जिससे हमारा इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाई दिया। मैं कुल 5 टॉपिक आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। ये 5 टॉपिक ऊपर के इन्हीं 2 पॉइंटों से निकले हुए हैं। हमें पता लग जाएगा कि क्या डिके था वर्ल्ड टैरिफ पॉलिसी का और क्या था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा दिखाई पड़ता है। पहला तो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। स्टेट यहां पर देश का नाम है, गवर्नमेंट का नाम लिया गया है, तब स्टेट ही बोला जाता था, इसलिए आपको स्टेट वर्ड के साथ इसको याद रखना है। मैं भी आपको यही बता रहा हूं कि स्टेट की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ने भी इसका काम किया। कैसे किया वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। हम सभी को पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया को कोइंसाइड कर दिया था कि इंडिया का जो रेपुटेशन थी वर्ल्ड वाइड, ब्रिटेन में भी और बहुत सारी जगह और भी हैंडीक्राफ्ट के मामले में, इसलिए तो ब्रिटेन हमारे रॉ मटेरियल को देख करके और हमारी वर्क लेबर फोर्स को देख करके तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर यहां आया था, ताकि वो हमारे रिसोर्सेज का यूज करेगा और अपने धंधे को या अपनी मार्केट को बढ़ाएगा चढ़ाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में उसने क्या किया, हमारे साथ ये चाल चली कि यहां पर आके पहले बिजनेस सेटअप किया, अपनी कंपनियों को यहां पर आकर एस्टैब्लिश कर लिया, और फिर बाद में हमारे ही प्रोडक्ट को बाहर महंगा बेचने पर मजबूर किया और अपना प्रोडक्ट यहां इंडियन मार्केट में सस्ता करके बेचा, ताकि इंडियंस के लोगों को या इंडियन पीपल्स को उन प्रोडक्ट की, उन सस्ती चीजों की आदत पड़ जाए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपनी टैरिफ पॉलिसी को यहां पर लागू किया, और इस टैरिफ पॉलिसी ने, या यूं कहें कि हैवी टैक्सेस हमारे माल पर जो लग रहा था और इनके माल पर जो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लग रहा था, उसने इस पूरे वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को डिके कर दिया, खत्म कर दिया पूरी तरह से। ये मैं आपको बताने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जिसकी बात हम करने वाले वो है आपका कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जी हां, इंडिया में जो प्रोडक्ट बनते थे वो मैन मेड थे, हैंडीक्राफ्ट था, हमारे यहाँ पर तो मशीनरी इतनी थी नहीं, हम अपना ही प्रोडक्ट बनाते थे और अपना बना हुआ प्रोडक्ट बाहर भी बेच रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट को फ्लॉप करने के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, और उनका प्रोडक्ट मशीन बेस्ड था, मशीन मेड प्रोडक्ट था। तो आपको भी पता है कि जो प्रोडक्ट मशीन मेड था वो मैन मेड प्रोडक्ट की टक्कर नहीं कर पा रहा था। तो मतलब मैन मेड जो प्रोडक्ट थे, सॉरी, वो मशीन मेड की टक्कर नहीं ले पाते। मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड गेव stiff competition to handicraft product in India. Also machine made product got out exceeded Indian handicraft product in the market
क्वालिटी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमारे प्रोडक्ट थे, हैंडीक्राफ्ट जो हमारे प्रोडक्ट थे, हालांकि वो प्रोडक्ट अच्छे थे क्योंकि हम हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी बना रहे थे, हम अच्छी चीजें कर रहे थे, लेकिन मशीन वाले जो प्रोडक्ट थे वो क्वालिटी में भी ठीक थे, मशीन मेड थे तो जल्दी भी थे, अट्रैक्टिव भी थे और उनका प्राइस भी हमारे मुकाबले बहुत ही कम था। तो इस कंपटीशन ने, इस क्वालिटी कंपटीशन ने फोर्स किया इंडियन क्राफ्ट्समैन को टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेस, कि वो अपने धंधों को बंद ही कर दे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में खर्चा थोड़ा ज्यादा आता था, रेट थोड़े महंगे होते थे, प्रोडक्ट अच्छा भी होता था, लेकिन में जब मशीन मेड प्रोडक्ट आया तो उसने ऐसा कंपटीशन दिया कि लोग खरीदना ही बंद कर गए और इंडियन क्राफ्ट पर्सन का सारा धंधा और सारे एंटरप्राइजेस बंद हो जाते हैं। थर्ड है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड से आप क्या समझते हो वो मैं आपको समझाता हूं। आपने वो सुना होगा ना कि हम हाथों से खाना खाने वाले थे, धोती कुर्ते वाले थे, लेकिन हमें छुरी कांटे से खाना सिखाना इन्हीं अंग्रेजों ने सिखाया, है ना। तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का यहाँ पर मतलब यह है कि अंग्रेजों ने अपने प्रोडक्ट की ऐसी आदत हम लोगों को डाल दी कि हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते चले गए या पाश्चात्य संस्कृति में डूबते चले गए, और इसका असर यह हुआ कि अब हमें भी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग वेस्टर्न चीजों की यहाँ डिमांड करनी थी, ट्रेडिशनल की नहीं करनी थी, और इसके लिए हमें डिपेंड होना पड़ा ब्रिटिशर्स के गुड पर, और वो हमें फ्री ऑफ कम ड्यूटी लगा करके पहले गुड्स बेच रहे थे, तो हम उन्हीं के गुड्स पर डिपेंड होते चले गए। तो ये न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड ने भी हम पर बहुत असर डाला है। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। ये टॉपिक क्या है? ये ब्लीक ग्रोथ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, स्लो ग्रोथ मॉडर्न इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इस टॉपिक को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो सबसे पहले इंडस्ट्री इंडिया में 1907 में जो सबसे पहले इंडिया में इंडस्ट्री लगी थी वो लगी थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब जब टिस्को आई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इंडिया में आई थी, तो ये प्राइवेट ब्रांड था, ये प्राइवेट ओन्ड संस्था थी, ये गवर्नमेंट की नहीं थी। ये टाटा का जो बिजनेस था, टाटा की जो इंडस्ट्री थी, ये प्राइवेट ओन्ड था। तो प्राइवेट ओन्ड संस्था में सरकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था और सरकार ये अपने ही तरीके से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चलाया जा रहा था। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेट की या गवर्नमेंट की। तो जो गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था इस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है, वो बहुत ही लिमिटेड था। क्यों था? क्योंकि इट कन्फाइंड इंक्लूड ओनली टू द एरियाज व्हिच वुड एनलार्ज द साइज ऑफ द मार्केट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स इंडियन मॉडर्न इंडस्ट्री में सिर्फ उसी जगह अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे जहां की मार्केट बहुत बड़ी थी। लाइक हमारा रेलवे बहुत बड़ा था, वहां से उनको पैसा आना था। हमारा पावर जनरेशन का प्लांट बहुत बड़ा था। डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, पोर्ट्स और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जितनी भी इंडस्ट्रियां थी, सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स का अटेंशन इसी पे था कि रेलवे उनको पैसा देने वाली, इसलिए वो रेलवे को सबसे पहले इंडिया में लाए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ पोर्ट्स, ये जितनी भी चीजें थी इन पर इनका सबसे ज्यादा फोकस था। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन या फैक्ट्रियां लगाने या इंडस्ट्रियल लगाने में इनका जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी पार्टिसिपेशन था स्टेट का, वो बिल्कुल ही लिमिटेड था, इसलिए भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एंड द लास्ट पॉइंट है नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया में अगर मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रियां होती तो हम भी शायद मशीनरियां प्रोड्यूस कर उन्हीं मशीनरियों से फर्दर प्रोडक्शन कर लेते, उन्हीं मशीनरियों से और ज्यादा माल बना करके आगे बढ़ जाते। लेकिन इंडिया का बैड लक सबसे बड़ा ये था कि इंडिया के पास नो कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड का मतलब यहां पर मशीनरी है, मैं क्लियर कर दूं आपको। ऐसे कैपिटल गुड्स, मशीनरी को कैपिटल गुड्स क्यों कहा जाता है? जो चीज आपको फर्दर प्रोडक्शन करके देती है उसे आप कैपिटल गुड कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर कैपिटल गुड्स की कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, इस वजह से हमें डिपेंड होना पड़ता था दूसरों पर, और दूसरों पर डिपेंड होने की वजह से ही हमारे साथ इतना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है इंडिपेंडेंस में। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लाऊंगा इंड ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारा लास्ट फाइनल, हमारा जो ट्रेड है इंटरनेशनल, उसको लेके आऊंगा, उसकी दशा को देखेंगे कि वो कैसा था। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।